आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन। मोशन को समझने से पहले हम समझते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की दो फॉर्म होती है, पहली रेस्ट और स्टेशनरी, दूसरी फॉर्म है हमारी मोशन। रेस्ट और स्टेशनरी और मोशन दोनों का क्या मीनिंग है समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा, और कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है तो वो हमारा मोशन में होगा। क्या ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो रेस्ट में है, और कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है तो वो मोशन में? समझते हैं। हमारी जो अर्थ है, अर्थ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस in one day is 2.6 मिलियन किलोमीटर। हमारी जो अर्थ है वो एक दिन में 2.6 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 2.6 मिलियन होता है इक्वल टू कितना, 26 लाख, यानी 26 लाख। अर्थ पे रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दिन में कितना, 2.6 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा, रेस्ट में नहीं होगा। तो हम चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी रेस्ट में रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी मोशन में रहती हैं। तो क्या अर्थ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मोशन में होंगी, रेस्ट में नहीं होंगी? ये कहना सही होगा? तो बिल्कुल सही है कि अगर हम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखें, विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स, अगर अर्थ 2.6 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक दिन में, तो उस पर रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो 2.6 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे चीज़ों को कि कौन सी चीज़ हमारी रेस्ट में है और कौन सी चीज़ हमारी मोशन में है? अर्थ पे रहने वाली चीज़ें सारी मोशन में रहती हैं, तो हम कैसे बोलते हैं कि ये चीज़ हमारी रेस्ट में है और ये चीज़ हमारी रेस्ट में नहीं है? तो समझने के लिए हमें देखना होता है सराउंडिंग, मतलब हमें हमारे रिस्पेक्ट में देखना होता है। सपोज़ करो आप एक हाईवे पे खड़े हो, आपने देखा कि हाईवे पे बहुत सारी बाइकल ट्रैवल कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं। आप खड़े हो, 1 घंटा हुआ, आपने देखा, आप नोटिस करते रहे बहुत सारे व्हीकल वहाँ से ट्रैवल किया, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाई। तो आपने अपने सराउंडिंग में देखा कि आपके चारों तरफ जो भी सिस्टम है, जो लोग हैं, जो पर्सन्स हैं, जो व्हीकल हैं, वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे कि उस पोजीशन में आप अपने आप को एज ए रेस्ट काउंट करोगे, और जो मूविंग व्हीकल हैं आपके वो एज ए मोशन काउंट होंगे। तो रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें हमारे सराउंडिंग में देखना होता है। हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें मूव कर रही हैं तो वो हमारी चीज़ें मोशन में होंगी, और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, वो जहाँ हैं उसी प्लेस पे, तो वो हमारी रेस्ट में होंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लिख लेते हैं। रेस्ट और स्टेशनरी दोनों एक ही का नाम है, स्टेशनरी। ये कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कब रेस्ट में होगी? लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ए बॉडी इज said to be rest when its position does not change with respect to सराउंडिंग। हमें कोई भी चीज़ रेस्ट में या मोशन में डिफ़ाइन करने के लिए हमें हमारा सराउंडिंग देखना होता है। हमें सराउंडिंग यानी हमारे चारों तरफ के वातावरण के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही हैं तो रेस्ट में होंगी, और चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज कर दे रही हैं तो हमारी मोशन में होंगी। अब हम समझते हैं मोशन। मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं। मोशन की डेफिनेशन सेम आएगी, बस वहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन changes with respect to
सराउंडिंग। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में रहेगी, और कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो वो हमारा रेस्ट में रहेगा। तो ये हमारा रेस्ट में है और ये हमारा मोशन में है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। पहला टाइप है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन। थर्ड है हमारा रोटेशनल मोशन। फोर्थ है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होगा। रोटेशनल मोशन का एग्जांपल होता है फैन, कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मतलब मोशन में तो है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारा रोटेशनल मोशन होगा। और ऐसी ऑसिलेटरी मोशन होता है हमारा पेंडुलम टू एंड फ्रो की कंडीशन में होता है। कंडीशन होती है कि एक थ्रेड में कोई एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ होता है, उसको हम जब मूव कराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे जाता है, तो वो आगे जाता है वापस से पीछे आता है, इसी तरह से वो मूव करता रहता है। तो इस कंडीशन में इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। समझते हैं कुछ एग्जांपल से और इनकी डेफिनेशन। पहला हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन की हमने डेफिनेशन क्या समझी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन में होगा। ये सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कोई लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, ये एक स्ट्रेट पाथ है, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, यहाँ से ये मूव करता गया, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा पर्सन है, वो किस में मूव कर रहा है? कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन when an object moving in a straight line are known as rectilinear motion। ये हमारा जरूरी नहीं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही करेगा, ऐसे भी कर सकता है। ये हमारा कोई पॉइंट ए है, अगेन ये पॉइंट बी है, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये भी हमारा क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ये हमने समझा। अब बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा किस में मूव कर रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कितना? सर्कुलर मोशन। कोई ये पॉइंट ए है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ आया, 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 कुछ टाइम के बाद यहाँ आया और वापस से ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं मोशन में। तो मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमारा मोशन में होगा। पॉइंट ए था, ये यहाँ जाके ये पॉइंट ए यहाँ पहुँच गया, यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक में, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट
moving in a circular path are known as circular motion. सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या होता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, लेकिन वो मोशन में रहता है। कैसे? इसका एग्जांपल है हमारा एक फ़ैन। ये मैं फ़ैन बना रहा हूँ, ये हमारा एक फ़ैन बन गया। फ़ैन की कंडीशन में ये जो हमारा फ़ैन होता है ये सिर्फ रोटेट करता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो ये जो हमारा फ़ैन है वो किसका एग्जांपल है? हमारा रोटेशनल मोशन का। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन लिखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे वो कौन सा मोशन है? रोटेशन मोशन। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। When an object moving in a without change their position, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बिना चेंज किए अगर वो मूव करता है तो उसको हम किसका बोलते हैं? वो रोटेशनल मोशन होता है। तो जो फैन होता है हमारा वो किसका एग्जांपल है? रोटेशनल मोशन का। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है? चेंज होती रहती है। लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं है, लेकिन वो अपनी वही उसी पोजीशन से क्या कर रहा है? मोशन में है, यानी मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं क्या? रोटेशनल मोशन। लास्ट हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है हमारा? ये हमारा पेंडुलम का एक एग्जांपल बना लेते हैं। ये हमारा एक पेंडुलम है, ये हमने एक थ्रेड बांधा। ये थ्रेड में हमने कोई ऑब्जेक्ट को इसको बांधा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस साइड में, यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे ये पीछे जाएगा, कितना? इधर पहुँचा। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो की कंडीशन। ये जो पोजीशन होती है ये होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो पोजीशन होती है हमारी इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वापस से पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी वो मूव तो कर रहा है, मोशन में तो है, लेकिन जितना डिस्टेंस उसको कवर करना है उतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। टू एंड फ्रो की कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, आगे जाता है, वापस पीछे आता है, आगे जाता है, वापस पीछे आता है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जो हमारा फ़ोन का वाइब्रेशन है वो भी, वाइब्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किस पे है? हमारा ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर है। तो वाइब्रेशन की जब भी बात आएगी तो वाइब्रेशन जो होता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन, वो भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके? हमारे मोशन। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या होती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इसको मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। वेट, फोर्स, ये सारी की सारी क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई क्वांटिटी मेज़र हो सकती है तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लें। दोज quantities measured by an instrument are known as
फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कोई क्वांटिटी अगर किसी क्वांटिटी को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेज़र कर सकते हैं तो हमारे कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अब टाइप ऑफ समझते हैं, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमारे दो टाइप की होती हैं। पहली हमारी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी हम समझते हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है तो वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और किसी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी वैल्यू हो, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और कोई क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, those quantities which have only magnitude। जिन क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है वो क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं। और जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होती हैं। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है अभी समझते हैं। Those quantities which have magnitude and direction both are known as vector quantities। अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। और किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है तो वो क्वांटिटी हमारी किसी क्वांटिटी के पास अगर सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा स्केलर क्वांटिटी का हमारा स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा एग्जांपल ले लें हमारा डिस्टेंस, तो ये भी हमारा कितना स्पीड, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात करें एग्जांपल की किसकी, वेक्टर क्वांटिटी के, तो हमारा वेलोसिटी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट तो ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे, समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी मैंने बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैंने बोला किसी पर्सन ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 10 किलोमीटर मैंने ये नहीं बोला कि उसने नॉर्थ में किया, साउथ में किया, ईस्ट में किया या वेस्ट में किया। सिर्फ मैंने बोला 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर हम सिर्फ
जो 10 किलोमीटर है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। मैंने सिर्फ एक नंबर की बात की, मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। तो इस कंडीशन में जो मेरी क्वांटिटी है वो क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बोला किसी पर्सन ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन उसने नॉर्थ डायरेक्शन में किया, तो मैंने नंबर यानी मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर की तो बात की, लेकिन साथ में मैंने नॉर्थ डायरेक्शन की भी बात की, यानी मैंने डायरेक्शन को भी मेंशन कर दिया। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा कहीं मेंशन, तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ होगी, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी। तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हमारे पास सिर्फ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास नंबर मैग्नीट्यूड तो होगा और साथ में हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। अब समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एक्सीलरेशन क्या होता है। समझते हैं इसको। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल पाथ लेंथ भाई, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, इट ऑलवेज पॉजिटिव। इट ऑलवेज पॉजिटिव। इट कांट बी नेगेटिव और ज़ीरो, सॉरी इट कांट बी नेगेटिव और ज़ीरो। ज़ीरो। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ऐसा ही यूनिट डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ना तो ये कभी ज़ीरो हो सकता ना ही नेगेटिव हो सकता। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, होती है हमारी मीटर। इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। जब कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, ये कितना मेरा 10 किलोमीटर, ये मेरा 20 किलोमीटर, ये मेरा 30 किलोमीटर, ये कितना मेरा 40 किलोमीटर, ये कितना मेरा 50 किलोमीटर। ये किलोमीटर में डिस्टेंस है। ये कोई पॉइंट ए है, ए मतलब ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। अब किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट करा यहाँ से पॉइंट ए से, और वो चलता गया कहाँ, ये बी तक वो चला। बी से चलने के बाद वापस वो बी से कहाँ आया, यहाँ 30 तक आया और यहाँ आके वो रुक गया। जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो कितना किया, 10, 20, 30, 40, 50 यानी 50, और वापस से कितना 10 यहाँ से यहाँ तक क्या कितना का डिफरेंस चल रहा है, 10 का, तो 10 कितना 60 और फिर 10 कितना यहाँ से 70। जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इस ऑब्जेक्ट ने, हमारा टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो कितना है हमारा 70 किलोमीटर। तो कोई ऑब्जेक्ट, अब यहाँ देखें तो ये कितना हमारा, जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा 10 और ये मैंने मान लिया कितना, ये मेरा 0 पे खड़ा है मेरा ये। इसके बाद जब हम इस साइड में जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, वो हमेशा हमारा किस में रहेगा, पॉजिटिव में। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 70 किलोमीटर होता है जितना एक्चुअल पाथ लेंथ वो ट्रैवल करता है। तो उसने कितना पाथ लेंथ ट्रैवल करा, यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर और वापस से कितना 10, 20 और कितना 30, यानी ये 10 और 10 कितना 20, जीरो, इसको जीरो कैलकुलेट करेंगे वापस से, तो 10 और 10 20, 20 उसने कैलकुलेट करा, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो कितना किया उसने 70 किलोमीटर। तो ये था हमारा डिस्टेंस। अब हम समझते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 objects, the shortest distance between 2 objects, is the distance between 2 points. 2 points के बीच में जो सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। The shortest
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं कुछ एग्जांपल से। ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट मेरा बी है। यहाँ से ए से बी के जाने का रास्ता सबसे पहले तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, सबसे छोटा रास्ता। फिर इसके बाद मैं यहाँ से घूम के ऐसे 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 जा सकता हूँ। फिर मेरा ये तीसरा रास्ता मैं ऐसे करके ऐसे 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 जा सकता हूँ। तो मैं ए से रास्ते ही इन रास्तों से जा सकता हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो सबसे छोटा रास्ता होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, ये मान लो ये डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करा कितना 50 मीटर, ये डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करा कितना 10 मीटर, और ये डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करा कितना 500 मीटर। तो इन सब में 50 में, 10 में और 500 में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर। तो किन्हीं भी दो पॉइंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट में हमारा जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी होता है और ये पॉजिटिव भी होता है। ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की सेम रहती है जैसे हमारी डिस्टेंस की रहती है मीटर। पॉइंट बना के इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट्स SI यूनिट इज मीटर और मीटर का सिंबल होता है m। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। समझते हैं कैसे एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाया, ये मेरा कोई पॉइंट है ए, ये मेरा कितना ज़ीरो, जीरो से इधर जाऊंगा तो कितना मेरा +10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40। इधर आऊँगा तो कितना -10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का 40। अब मुझे यहाँ से ए पॉइंट से मुझे इधर जाना है। अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगा, यहाँ से मैं यहाँ तक, ये पॉइंट बी तक मैं गया, बी तक मैं गया, ये यहाँ तक, ये मान लो कोई पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया और वापस से लौट के ये पर्सन यहाँ से वापस से लौट के ये हमारा यहाँ वापस ए पॉइंट पर आ गया। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से स्टार्ट होता है वापस से लौटकर अगर उसी पोजीशन पे आ जाता है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना, ज़ीरो। क्योंकि हमें लेंथ देखना है कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, कुछ नहीं है क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वापस से वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ज़ीरो। तो ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, वापस बी से ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ज़ीरो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है। तो अगर हम देखें यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना गया 40 और वापस पॉइंट बी से ए पर आया तो फिर कितना 40। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा इस ऑब्जेक्ट ने, पी ऑब्जेक्ट ने, वो कितना किया 40 और 40 कितना 80 मीटर या किलोमीटर जिसमें भी दे रखा होगा। अगर वापस कोई, अगर मैंने यहाँ नीचे देख लेते हैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा, ये कोई ए है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ फिर वापस ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा 30 तो 40 तक गया और 40 से वापस ये किस पर आया, हमारा 20 पर आ गया। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट था। अब ये यहाँ तक गया, वापस ये यहाँ से चलने के बाद कहाँ गया हमारा, ये
ये 20 इस पॉइंट पर आ गया। तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जहाँ होती है उसके और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ए ये है, और अब हमारा फाइनल पॉइंट कहाँ है, बी हमारा ये है, कितना, ये 20 पर है। तो अब हमने देखा ए ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, पहले ये यहाँ तक गया, कहाँ से, ए पॉइंट से बी तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 40 मीटर, और वापस ये 40 से कितना हमारा वापस कितना 20 पर आया, तो 40 10 20 30 यानी 40 और 30 कितना 70 मीटर किया। लेकिन ये तो किया इसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना 70 मीटर। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा ए और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा ये, तो इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम कितना 20। तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में कितना होगा, सेकंड कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा सिर्फ 20 मीटर। तो हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट ने स्टार्टिंग कहाँ से किया और वापस से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इसकी बात करें तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 से कितना 10 ये और 10 ये, तो कितना 10 और 10 कितना 60 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा 60 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 20 मीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए हम इनिशियल पॉइंट और ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए वापस से जहाँ फाइनल पॉइंट होगा, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का हम रास्ता देखेंगे और उनके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब वापस से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सी में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से, यह पॉइंट ए है, नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ, ये कोई पॉइंट ए है, ये 0, ये कितना 10, ये कितना 20, ये कितना 30, ये कितना 40, ये कितना -10, ये कितना माइनस का 20, ये कितना -30 और ये कितना -40। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट पर है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, चलने के बाद ये कितना 40 पे पहुँचा और 40 पे चलने के बाद ये वापस यहाँ से चल के ये कहाँ आ गया, ये -20 पर आ गया। तो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये ए पर था, ये यहाँ मान लो यहाँ था, ये वापस से चल के कहाँ आया, यहाँ आ गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। थोड़ा आगे ले आते हैं, ये 20 पर, सपोज करो ये 20 पर है, ये इसको 20 ले लेते हैं, तो ये 20 पर है। तो हमें देखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे लोएस्ट यानी सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल कर रखी होती है वो हमारा डिस्टेंस होता है। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा ये ए गया कहाँ 40 तक, वापस चल के कहाँ आया कितना -20 पर। तो इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा ए पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कितना है 0, और अब फाइनल पॉइंट यानी अब पूरा रास्ता चलने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इस 20 पर है। तो जो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा हमारा -20। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना, -20 मीटर। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हमने सीखा है, अभी पढ़ा है कि डिस्टेंस ना तो कभी 0 होता है ना ही माइनस, हमारा ना तो पॉजिटिव डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहता है, ना ही कभी नेगेटिव होता है, ना ही 0 होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हुआ कि पॉइंट ए ने यहाँ तक चला, तो ये कितना हमारा 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, वापस से ये आया तो यहाँ तक कितना अगेन 40, तो 40 कितना 80, और वापस से ये माइनस की साइड में गया तो ये कितना 20 करा। तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा वो कितना करा 100 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा 100 आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा -20 आएगा। तो हमने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव आया, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव यानी 20 आया। अगर इस कंडीशन में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना, मैंने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट पूरा रास्ता गया, वापस से जिस पॉइंट से स्टार्ट करा उसी पॉइंट पे आ गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट करता वापस से उसी पॉइंट पे आ जाता है तो उस कंडीशन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना हमारा 0 रहेगा। स्पीड क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम।
अगर किसी पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड इक्वल टू होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में तो हम उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी, पॉइंट लिख देते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, इट ऑलवेज पॉजिटिव। और थर्ड लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट इसकी, इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की कितनी होती है, मीटर, और टाइम की कितनी, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है कि मैंने बोला कि कोई किसी व्हीकल ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो जो उसकी स्पीड थी उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, या 20 किलोमीटर पर आवर ही बोल लेते हैं, पर आवर पर सेकंड तो पर मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। तो मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट था, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन मैंने कहीं भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो सिर्फ अगर हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ बोल सकते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम उसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो हमारी स्पीड होगी। और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके साथ अगर हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेंशन करते हैं, तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होगी, कि वेलोसिटी क्या होती है, सिर्फ स्पीड के साथ हम किसको मेंशन कर देते हैं, डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं, तो ये हमारा वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, द डिस्टेंस traveled by a body per unit time in given डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम में, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन लगा देते हैं, तो वो हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है सेम एज कितना, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, वहाँ होता है डिस्टेंस, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, सिर्फ स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं। तो पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज पॉजिटिव। नेगेटिव एंड ज़ीरो। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। थर्ड लिख लेते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, मीटर, और कितना, पर सेकंड। लिख लेते हैं इसको, मीटर पर सेकंड। तो मीटर का जो सिंबल होता है एसआई यूनिट क्या होता है, एम, और सेकंड का जो होता है वो कितना, स्मॉल एस, तो मीटर पर सेकंड। ये था हमारा क्या, वेलोसिटी। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम समझते हैं, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ले लेते हैं 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना हमारा 10,
ये कितना हमारा 20 और ये इसके बाद कितना बचा हमारा 100, यानी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100 किलोमीटर करना है। अब किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग का उसने जो डिस्टेंस किया वो कितना किया 30 किलोमीटर पर आवर से किया, अगला उसने कितना 40 किलोमीटर पर आवर से किया, और उससे अगला उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें एवरेज क्या होता है कि हमें ए से और बी तक, यानी जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसका हम निकाल लेते हैं। जैसे हम कैलकुलेट तो करेंगे नहीं कि कैलकुलेटर लेके बैठे कि ए से मतलब 10 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगला 20 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और उससे अगला कितना 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया। हम देख लेते हैं कि इनिशियली हमने डिस्टेंस कितना हमारा इनिशियल पॉइंट पे जब हमें तो 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, मान लो इसको कितना लगा 40 मिनट लगा पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, कितना 40 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू ये होता है हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है कि जितना भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो सारा हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और जितना टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है। मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस कितना मेरा 100 किलोमीटर और टाइम कितना 2 आवर, इसको मैंने डिवाइड करा तो ये आया कितना 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी चली होगी, कोई ऑब्जेक्ट जिस मूव करा होगा, तो उसने अगर 100 किलोमीटर उसने 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो जो उसकी स्पीड रही होगी वो कितनी 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी। मान लेते हैं कि हम इतनी स्पीड से चले होंगे तो हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी होता है हमारा स्मॉल यू और फाइनल वेलोसिटी होता है स्मॉल बी। तो अगर हम फॉर्मूला निकालें इसका तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना u प्लस बी अपॉन 2। तो u प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कितना होता है हमारा, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट ने जब चलना स्टार्ट करा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, स्टार्टिंग में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 0 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ये पॉइंट बी के पास पहुँचा तब इसकी स्पीड थी कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है कि हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो बी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 और डिवाइड किससे करना है हमें 2 से। तो बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ये हमारा कितना 50 अपॉन 2 कैंसिल कितना आया 25 किलोमीटर पर आवर, यानी जो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आया वो कितना 25 किलोमीटर पर आवर निकल के आया। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। भी वेलोसिटी का नाम आएगा तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी हमारी रहेगी कितना, सिर्फ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी होती है हमारी मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। पहला टाइप्स ऑफ मोशन में पहला होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन।
और दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसको समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? पहला हमारा यूनिफॉर्म मोशन, when a body traveled travels लिख लेते हैं, when a body travels equal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी कोई डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जांपल से हम समझते हैं, ये कोई नंबर लाइन बना लेते हैं। ये कितना पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ये कितना सी, ये डी और ये कितना ई। ए से बी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 20 किलोमीटर है। या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हमारा 20 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारा कितना 20 किलोमीटर है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारा कितना 20 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितने लगे 20 मिनट लगे। और यहाँ से बी से सी तक जाने के लिए भी हमारा कितना 20 मिनट लगा। और सी से डी तक जाने के लिए भी कितना हमारा 20 मिनट लगा। और डी से ई तक जाने के लिए भी हमें कितना लगा 20 मिनट लगा। यानी हर 20 किलोमीटर हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट लग रहा है। तो हमें इक्वल डिस्टेंस अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम कवर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कि हर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेम इक्वल टाइम लगना चाहिए, तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। बात करते हैं सेकंड हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी travels unequal distance in equal interval of time, कि जो बॉडी है उसको डिस्टेंस तो अनइक्वल हो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो टाइम है वो उसको सेम लग रहा है तो हमारा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझते हैं इस एग्जांपल से। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाया, ये कोई पॉइंट मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगेन ये कितना मेरा ई है। ए से बीच का डिस्टेंस है कितना 20 किलोमीटर। बी से सी का डिस्टेंस है मेरा कितना मान लो कितना 25 किलोमीटर। सी से डी का जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है 40 किलोमीटर। और डी से जो ई का डिस्टेंस है वो कितना मेरा 50 किलोमीटर। ए से बी तक जाने के लिए मुझे कितना लगा, मैंने माना 50 मिनट लग रहा है मुझे। बी से सी तक जाने के लिए भी कितना लग रहा है मुझे 50 मिनट लग रहा है। सी से डी तक जाने के लिए भी कितना मुझे 50 मिनट लग रहा है। और डी से ई तक जाने के लिए भी कितना मुझे 50 मिनट लग रहा है। तो हमने देखा स्टार्टिंग का 20 किलोमीटर में भी 50 मिनट लग रहा है, अगला 25 किलोमीटर में भी 50 मिनट लग रहा है, उससे अगला 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में भी मुझे 50 मिनट लग रहा है, और उससे अगला 50 किलोमीटर डिस्टेंस करने में भी मुझे 50 मिनट लग रहा है। यानी जो मैंने देखा डिस्टेंस मेरा अनइक्वल है लेकिन टाइम मेरा कितना इक्वल है। अगर अनइक्वल कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है या ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं किस टाइप का मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा ये है। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो चेंज, रेट का जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं।
एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सीलरेशन हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। एक्सीलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसा यूनिट होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम देखें तो कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना b, इनिशियल वेलोसिटी कितना u और टाइम कितना हमारा t। तो b माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ये कितना हमारा फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन हमने बोला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सीलरेशन ज़ीरो भी हो सकता है। जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी उस कंडीशन में भी हमारा एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। अब टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इस नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम रिटार्डेशन भी है, रिटार्डेशन भी है। तो टाइप ऑफ एक्सीलरेशन कितना, दो टाइप का, पहला हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा हमारा नेगेटिव एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन भी इसको बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन तब होता है जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो और इनिशियल वेलोसिटी कम हो, तब हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब हमारी वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी अगर हमारी कम होगी तो हमारा वो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो हमारा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा। तो ये देते हैं हमारे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले आता है हमारा ऑडोमीटर, दूसरा हमारा स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर का काम होता है, ये किसको मेज़र करता है, डिस्टेंस को। measured a distance of a, ये सीधे सीधे measured a, ये डिस्टेंस को मेज़र करता है और ये मेज़र करता है स्पीड को। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑडोमीटर जो किसको डिस्टेंस को मेज़र करता है, स्पीडोमीटर क्या है जो हमारा स्पीड को मेज़र करता है।